संस्कृत व्यवहार को हम और आगे बढ़ाते हैं। जब चलती हुई क्रिया को भूतकाल में दिखाना चाहते हैं, मतलब भूतकाल में चल रही क्रिया को आज दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए संस्कृत में स्म ऐसा एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हमारे पुस्तक में वाक्य दिया है, गोपालः अभिनयम करोति स्म। इसका अर्थ हुआ गोपाल अभिनय करता था, वो अभी कर रहा है ऐसा उसका अर्थ नहीं है। गोपालः अभिनयम करोति स्म, इससे वह उस वक्त क्या करता था इस क्रिया का दर्शन होता है। सः बाल्यकाले बहु क्रीडति स्म, वह बाल्यकाल में बहुत ज़्यादा खेलता था, ऐसा इस स्म का प्रयोग होता है। इसमें हमें जो समझने वाली बात है, जिस पर हमें विशेष ध्यान केंद्रित करना है, वह यह है कि इसके साथ जो क्रियापद का प्रयोग होता है वह सर्वदा वर्तमान काल में ही होता है। करोति करोति स्म, पठति पठति स्म, लिखति लिखति स्म। भूतकाल में है, अतः भूतकाल के प्रयोग के साथ इसका प्रयोग करना है, ऐसा संभ्रम कई बार होता है। गतवान स्म इत्यादि दोषयुक्त प्रयोग सुनाई देते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि वर्तमान काल का ही क्रियापद स्म के पूर्व हमें योजना चाहिए। तो इसके अध्ययन की दृष्टि से कुछ वाक्य हमारे पुस्तक में दिए हैं। हम अर्थ तो समझ गए हैं, अब हमें उसका उस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। इसका अध्ययन करने के लिए हम किसी पुरातन प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन चरित्र सामने ला सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान है, बालकृष्ण है। बालकृष्ण बाल्यकाले किम किम करोति स्म, वह अपने बाल्यकाल में क्या क्या करते थे, ऐसा पूरा वाक्यों का अगर संग्रह करें तो और उनके साथ अगर स्म शब्द को जोड़ दे तो हमारा अभ्यास ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे बाल्यकाले बालकृष्णः लीलां करोति स्म, कृष्णः नवनीतं खादति स्म, कृष्णः धेनुपालनं करोति स्म इत्यादि क्रम से। दूसरा प्रकार ऐसा है कि हम अपने ही बाल्यकाल का अगर स्मरण करें या कुछ पहले दिनों का स्मरण करें तो हम उस वक्त क्या क्या करते थे, उन सारी घटनाओं को लेकर हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अहम पूर्वम मुंबई नगरे निवसामि स्म, अहम बहु अध्ययनम न करोमि स्म। इस प्रकार इस स्म का उपयोग किया जाता है। तो हमें भी इसका अर्थ समझकर वर्तमान काल के क्रियापद के साथ इसे जोड़कर भूतकाल में चलने वाली क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। अब संस्कृत के एक नए विषय को, जो हमारे लिए नया है, लेकिन संस्कृत की जो पूर्णता है, संस्कृत को जो परफेक्ट लैंग्वेज हम कहते हैं, उस विषय में उसका एक छोटा सा बिंदु हम यहाँ पढ़ेंगे। हम इन वाक्यों को जरा पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें जो एक महत्वपूर्ण विषय है, संस्कृत के लेखन संबद्ध नियम, लिखने के विषय में जो नियम है, उस नियम को जानने का प्रयत्न करेंगे। वाक्य कैसे हैं पढ़ सकते हैं। मंदिरम अस्ति, यहाँ भी है मंदिरम अस्ति, यहाँ है मंदिरम गच्छामि, यहाँ है एतद मंदिरम। अब यहाँ एक प्रकार है लिखने का, मंदिरम अस्ति, जिसमें हमने हलंत मकार का प्रयोग किया है। यहाँ एक बिंदी लगाई है, अनुस्वार लिखा है, मंदिरम अस्ति। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसा शायद मन में आएगा, किंतु ऐसा नहीं लिख सकते संस्कृत भाषा में। संस्कृत में ऐसा लिखना दोषयुक्त है। अब फिर भी आप कहेंगे कि ऐसा लिखना अगर दोषयुक्त है तो यहाँ क्यों लिखा? यहाँ
और यहाँ दोनों में एक छोटा सा भेद है, एक छोटा सा फर्क है। अगर हम उस फर्क को समझेंगे तो संस्कृत के अनुस्वार को लिखने में हमारा दोष कभी नहीं होगा। वह नियम क्या है तो समझेंगे। यह जो मकार का उच्चारण है इसे अनुस्वार ऐसा कहते हैं। अगर अनुस्वार के आगे कोई स्वर आए, यहाँ अ यह स्वर है, अगर स्वर आता है तो अनुस्वार को हलंत मकार के रूप में लिखा जाता है। मंदिरम अस्ति, यहाँ जो है इसके आगे स्वर है तो नियम है कि इसे मकार के रूप में लिखना चाहिए। अगर हम इसमें बिंदी लिखते हैं तो यह दोषयुक्त है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। यहाँ दूसरे वाक्य में जो है यहाँ स्वर नहीं है, कोई व्यंजन है आया हुआ। जब आगे कोई व्यंजन होता है तब इसमें अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी ही लिखी जाएगी, मकार नहीं लिखा जाएगा। जहाँ स्वर है वहाँ मकार, जहाँ व्यंजन है वहाँ ऊपर बिंदी। यह दूसरा नियम है। तीसरा नियम यह है कि अगर यह अनुस्वार मकार वाक्य के अंत में आता है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, वही वाक्य समाप्त होता है, तब भी वहाँ मकार ही लिखा जाएगा। वाक्य के अंत में कभी भी अनुस्वार मतलब बिंदी नहीं लिखी जाएगी, अनुस्वार का लेखन नहीं किया जाएगा। अगर हम इन तीन नियमों को भली भांति जान लें तो अनुस्वार के लिखने में हमारी कभी गलती नहीं होगी। एक बार फिर से उन तीनों नियमों को देख लेते हैं। अनुस्वार को म ऐसा कहते हैं, उसके आगे अगर स्वर आता है तो उसका म ऐसा ही लेखन किया जाएगा। उसके आगे अगर व्यंजन आता है तो अनुस्वार के रूप में उसका लेखन होगा, बिंदी के रूप में। और अगर वह अक्षर वाक्य के अंत में आता है वहाँ पर भी मकार का ही लेखन किया जाएगा। अतः हमें चाहिए कि हम जब भी संस्कृत को लिखेंगे हमें इस नियम का पालन करके ही अनुस्वार को लिखना है।